Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 एग्जामिनेशन जो अभ्यास सीरीज है। इसमें हम लोग 15 MCQ से डे कवर कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ विच आज हम लोग कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लॉ दैट इज अंडर द लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। Now if we look at the act, why is this important? Why is the series as such is important when we look at the industrial relations and labor laws? Because जो एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आते हैं उसमें एटलीस्ट 15 प्लस क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, मतलब लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस सब्जेक्ट से ही आते हैं। एंड अगर आप बेसिक्स भी अच्छे से कर लोगे, नॉट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, बेसिक्स भी आप कर लोगे तो 10 प्लस क्वेश्चन से बहुत ही आराम से आप क्लियर कर पाओगे। सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट इट हैज़ गॉट एंड हाई स्कोरिंग पोटेंशियल दैट इट हैज़ गॉट। सो आप इसको अच्छे से करेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। जो कट ऑफ के लिए जो चाहिए जो मार्क्स, उसमें बहुत इसमें इसका हेल्प रहेगा। सो आई एडवाइज यू टू गो थ्रू दिस सीरीज एंड जो भी हम लोग यहाँ पे कवर करें दैट आर कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ MCQ, सो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। सो बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है फ्रॉम EduTap। EduTap हैज़ कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर द UPSC EPFO एग्जामिनेशन। मनाओ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में क्या क्या मिलेगा आपको, you can consider it as a one point source of all the answers for your queries that you have for the UPSC EPFO एग्ज़ाम की। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट्स है, उनका सिलेबस क्या है, अब उसके सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिकोडेड सिलेबस। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो है ना उसी के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको क्लिक करेंगे तो जस्ट 1 और 2 स्टेप्स आपको करना पड़ेगा, लाइक प्रोवाइडिंग योर ईमेल ID एक्सेट्रा एंड द एंटायर कंटेंट वुड बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स। सो पिछले सालों के जो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफ UPSC EPFO वो भी आपको मिल जाएगा, अलॉन्ग विद जो भी आपके डाउट्स है वो सारे इसमें से रिजॉल्व हो जाएंगे। सो आई एडवाइज यू, सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डाउनलोड दैट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक सो दैट आपका जो जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी है, वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। द फर्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स Act, that is Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, it applies to whom? Now this applies to every establishment where 10 or more building workers are working. So here 10 or more building workers in any building or other construction work. 5 or more? No. Only those establishment construction? No. All. ऐसा नहीं कि buildings, bridges ही नहीं, इंडिविजुअल्स भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 10 lakhs के अमाउंट के ऊपर है वो जो खर्च, दैट विल कम अंडर दिस, इट इज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। एस्टेब्लिशमेंट्स अप्लाइंग 10 or more hazardous, no, not like that. So here all the establishments, hazardous or non-hazardous, but they're into construction work. Moving on to our next question, which of the following is not included in the definition of establishment under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, जो अभी हमने डिस्कस किया था। A government owned construction, yes, this is the establishment, true. A private limited company engaged in construction activities, yes, this is also an establishment under this act. An individual who employs building workers for construction for their own residence with a total construction cost exceeding 10 lakhs, yes, this is also true, yes, that particular project can be considered as an establishment जो individual है उसको। An individual who employs building workers for construction of their own residence with a total construction cost not exceeding 10 lakhs, ये नहीं होगा। So here D would be the correct answer, not included in the definition of establishment. तो बाकी सब एस्टेब्लिशमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड दिस एक्ट वुड बी एप्लीकेबल टू देम। Moving on to our next question, under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, which of the following statements regarding the Central Advisory Committee is correct? Now Central Advisory Committee को establish कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इसका मेजर वर्क है
टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट कि अगर कुछ इस एक्ट में कुछ चेंजेस ले आना है या कुछ काम करवाना है, इन दैट केस दिस कमिटी वुड हेल्प देम एंड दिस इंक्लूड्स 3 members of parliament, the director general ex officio, मतलब by virtue of the position any person who is in that position, जो director general है of the लेबर, तो वो इसमें मेंबर होगा. एंड 9 to 13 नॉमिनेटेड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंटरेस्ट, okay, again associated with the construction field. Moving on to our next question. Under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, which of the following statements is correct regarding the expert committees constituted by the appropriate government? कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क ही करना है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन वर्क किसके लिए कर रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर ब्रिज और अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसके लिए बहुत केयर लेना पड़ेगा. तो उसमें कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की ज़रूरत है या फिर उनका ज़रूरत है. इन दैट केस सम एक्सपर्ट कमिटीज़ कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड. और किसी ऐसा चीज़ है जिसमें उनको गवर्नमेंट को एक एडवाइस चाहिए, इन दैट केस ऑल्सो दे कैन कम अप विद द एक्सपर्ट कमिटीज़. सो हियर द एक्सपर्ट कमिटीज़ आर they are advisory in nature and comprise persons qualified in building or other construction work, क्योंकि वो specifically यहाँ के लिए चाहिए. So definitely expert committees यहाँ पे चाहिए. And this is the same question that was asked in the examination once कि expert committees कौन से act के अंडर आते हैं, तो वो आते हैं building and other construction workers के act में. ठीक है. Moving on to our next question. An employer started a construction establishment on 1st March 2025. According to the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, by what latest date should the employer apply for the registration of the establishment if no sufficient cause prevents delay? कोई reason नहीं है उसको prevent करने के, but still उस तरह से है, तो by what date that the employer should apply for the registration? From the date, see, when an establishment has been started by an employer, from the date of that, within 60 days उनको they have to get them their establishment registered under this act, अगर उसके purview में आता है. Okay, so that is 10 members के ऊपर काम करना and all that. So definitely 60 days. So 1st March को उन्होंने किया है, so before 30th में, right, मार्च पूरा sorry 30th April, 1st March है ना यहाँ पे, so 30th April, 60 days है ना, 60 days के अंडर करना पड़ेगा. So it is not C, it is B. So अप्रैल के अंदर उसको वो सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एम्प्लॉयर फेल्ड टू रजिस्टर हिज कंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट विद इन द 60 days प्रोवाइडेड अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 बट स्टिल कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय द वर्कर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लीगल इम्प्लीकेशन? यस, यहाँ पे क्या लीगल इम्प्लीकेशन है? अगर वो 60 days के अंदर नहीं कर पाया, किया, और कोई रीज़न भी नहीं है उसके पास, प्रॉपर रीज़न उसके लिए, then the employer cannot employ any building workers in the establishment after expiry of the 60-day period without registration. ठीक है, वो नहीं कर सकता है. Yes, moving on to our next question. Ramesh, a registered building worker under the Building and Other Construction Workers Act 1996, wants to avail medical assistance from the Welfare Board's fund. Now, under this act, एक Welfare Board fund भी होता है. Okay, उस बोर्ड फंड को एक टीम मैनेज करती है, एंड जो कुछ मेडिकल असिस्टेंस है या फिर कुछ असिस्टेंस चाहिए जो वर्कर्स है, उनको सारे फंड में से ही उनको हेल्प किया जाता है. ठीक है. So, which of the following conditions must necessarily be fulfilled for him to be eligible? सबसे पहले he must be registered as a beneficiary under the act. उसको इस एक्ट के अंदर बेनिफिशियरी की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा. Only then he'll be able to
अप्लाई फॉर दैट ना. उसके लिए क्या कंडीशन है, आगे एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको आ जाएगा. Now, Sita, aged 62, applies for registration as a beneficiary under the Building and Other Construction Workers Act 1996. She has worked for 120 days in the last 12 months and submits all required documents with the prescribed fee. What should be the decision of the authorized officer? Now, in this case, when we talk about this welfare board, उसमें उनको beneficiary बनना है तो सबसे पहले 80 into 60 years के बीच में होना चाहिए. ठीक है. एंड पिछले 12 मंथ्स में एटलीस्ट 90 डेज उनको काम करना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. ठीक है. देन दे विल बी एलिजिबल फॉर दैट. एंड अगर ये नहीं है तो दे विल नॉट बी एलिजिबल. सो हियर द ऑथराइज्ड ऑफिसर 62 है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही है. इन दैट केस ही विल रिजेक्ट हर एप्लीकेशन बिकॉज शी हैज़ क्रॉस द अपर एज लिमिट ऑफ 60 ईयर्स. अगर उसने अप्लाई की मतलब ऑलरेडी वो बेनिफिशियरी है एंड 60 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले वो 3 ईयर्स तक कंटिन्यूसली वो बेनिफिशियरी है, मतलब उसका जो भी ईयरली जो मिनिमल फ़ी है ना वो पे कर रहा है एंड ही इज़ इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड ओनली, देन 60 ईयर्स के ऊपर भी ही कैन बी बेनिफिशियरी. प्लीज़ बी केयरफुल. आगे वही क्वेश्चन आएगा. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क डन बाय ए बेनिफिशियरी इन द आइडेंटिटी कार्ड. जब भी किसी एम्प्लॉई को मतलब किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर रहा है, इन दैट केस कई बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल मैनुअल वाला वर्क है, मतलब अनस्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क. इन दैट केस कई बार लिटरेसी सही से नहीं होते, फॉर विच इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू एंटर ऑल द डिटेल्स इन द आइडेंटिटी कार्ड. ठीक है. यस. रामू, अ रजिस्टर्ड बिल्डिंग वर्कर, turned 60 years old in June 2025. He had been a beneficiary continuously for the last 5 years. According to the Building and Other Construction Workers Act 1996, what is he eligible for after cessation as a beneficiary? एज आई सेड एर्लियर और 60 ईयर्स है, कंप्लीट किया है नो डाउट, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स अगर 3 कंटिन्यूस ईयर्स बिफोर ही टर्न 60 फी इज़ अ बेनिफिशियरी एंड वो अपना जो भी ईयरली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ़ी है वो पे कर रहा है एंड स्टिल ही इज़ वर्किंग नो पर एनम एटलीस्ट 90 डेज़ के लिए वो काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, देन ही विल बी एलिजिबल टू रिसीव द प्रिस्क्राइब्ड बेनिफिट्स. सो हियर ही इज़ एलिजिबल टू रिसीव द प्रिस्क्राइब्ड बेनिफिट्स सिंस ही वॉज अ बेनिफिशियरी फॉर एटलीस्ट continuous 3 years before turning 60 and working in the construction field only. ठीक है. Moving on to our next question. Under the Building and Other Construction Workers Act 1996, how are decisions taken in the meetings by the Welfare Board? So Welfare Board का जो मेन है चेयरपर्सन है. ठीक है. मेजरली जितने भी मेंबर्स है वो अपना वोटिंग करेंगे. अगर उस वोटिंग में टाई अप हुआ है ओनली देन द चेयरपर्सन विल हैव टू कैस्ट द वोट. अदरवाइज इट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग विद द चेयरपर्सन हैविंग टू कैस्ट ए वोट इन केस ऑफ ए टाई ओनली. सो हियर B is the correct answer. That way they'll take the decisions. Moving on to our next question. An employer knowingly assigns a worker with defective vision to operate at heights on a construction site. Under the Building and Other Construction Workers Act 1996, this action is it permissible? See, when we talk about the hiring the workers, always उनको ना तो deaf होना चाहिए ना तो blind होना चाहिए and उनको heights इन सबसे डर नहीं होना चाहिए. ठीक है. That is mentally sound. So only then they have to employ persons barring these people. So under the construction of building and under the provisions of the Building and Other Construction Workers Act 1996, this is prohibited as employing persons with such disabilities in risky operations is not allowed as per the provisions of this act. ठीक है. Moving on to our next question. Meena, a female building worker, brings a 3-year-old child to the construction site where 55 female workers are employed. ठीक है. Now the employer has not provided any facility for the children. Under the Building and Other Construction Workers Act 1996, this situation means now जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जो भी एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है, अगर वहाँ पे 50 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, देन दे हैव टू प्रोवाइड विथ सूटेबल क्रैश फैसिलिटीज़. नाउ क्रैश फैसिलिटी जब होगा तो बच्चों को वहाँ छोड़ के अपना काम कर सकते हैं. सो हियर द एम्प्लॉयर इज़ वायलेटिंग द एक्ट एज अ सूटेबल क्रैश मस्ट बी प्रोवाइडेड वेयर when more than 50 female workers are employed on that site. ठीक है. So here
ऑलरेडी यहाँ 55 फीमेल वर्कर्स है, मोर देन व्हाट दैट इज़ रिक्वायर्ड एज पर द स्टिपुलेटेड नंबर. सो डेफिनेटली वहाँ पे उनको एक क्रश की प्रोविजन करना ज़रूरी है. Moving on to our next question. एक statement है. Under the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, an employer is required to send a written notice to the inspector at least 15 days before commencing any building or other construction work. Is it true or false? Yes, they have to inform. Before commencing any building or other construction work, obviously the employer has to inform the inspector कि ऐसे काम शुरू होने वाला है, but not 15 days before. Rather the notice should be at least 30 days before the commencement of the work. ठीक है? Yes. So this is all from my end. I really hope you have liked this session. Before winding up, एक छोटा सा announcement है from EduTap. Now currently EduTap is offering 3 major courses for all those who are targeting the upcoming UPSC, EPFO, APFC and EOR AO 2025 examination. Now इसमें इन 3 कोर्सेज में क्या है, सबसे पहला है इसमें मास्टर कोर्स. नाउ ये कोर्स उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बिल्कुल 1 पॉइंट सोर्स ऑफ कंटेंट चाहिए उनको, मतलब उनको कहीं और नहीं जाना है. इसमें व्हेन वी लुक एट द UPSC, EPFO एग्ज़ाम, बीट APFC या EOR AO, अब तो दोनों का एक ही एग्ज़ाम हो गया है, तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो इन बच्चों को उन सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ PDFs, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ लाइव सेशंस, चैप्टर क्विजेस एक्सेट्रा, सो दैट उनका एक प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाए. ठीक है, एंड एवरी वीक एक स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा कुलदीप सर से, जहाँ पे सर इतना ज़्यादा कंटेंट है तो कितने अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है स्ट्रैटेजिकली वो आपको गाइड करेंगे, एंड ऑल्सो जो भी आपके डाउट्स हैं वो देखेंगे. नेक्स्ट आता है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. ना स्पेशल सब्जेक्ट्स में क्या है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे साइमल्टेनियसली कई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, जैसे कि रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश एक्सेट्रा. लेकिन कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल APFC, UPSC, EPFO ही देख लीजिए, इसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, या फिर पॉलिटी एक्सेट्रा, जो दूसरे एग्जाम्स में नहीं होते. और फॉर देम वो मतलब उनको लगता है कि बाकी सब तो मैं कर लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग स्पेशल सब्जेक्ट, वो कहीं पे आता नहीं है. सो फॉर दैट ओनली आई वांट ए कोर्स, सो फॉर दैट ऑल्सो दे कैन गो फॉर द कोर्स. ठीक है, तीसरा आता है हमारा टेस्ट सीरीज़. नाउ टेस्ट सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मेरा प्रिपरेशन पूरा अपने तरीके से मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे अच्छे से मॉक टेस्ट चाहिए जो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन हो. सो यू विल गेट दैट हियर. ठीक है, सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ कोर्सेज दैट हैज़ जो EduTap ने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ द UPSC, EPFO 2025 एग्जामिनेशन. ठीक है, एंड इसके सारे डिस्क्रिप्शन अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, एंड आपको जो भी डाउट्स है फिर से वहाँ से आप कर सकते हो रिजॉल्व, एंड देन यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ठीक है, yes, this is all from my end. Thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot. See you all in the next session with another interesting act. Thank you very much. Have a great day ahead. Please take very good care of yourself. Thank you once again. Take care, and I wish you all the best for your examination preparation. Thank you.